स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 20 से 26 फरवरी 2023 के बीच में घटने वाले समस्त घटनाक्रम का समसामयिक तरीके से विश्लेषण और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से जो प्रश्न बन सकते हैं उनको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 20वें स्तरीय घटनाक्रम देखेंगे। नियोम, ये एक शहर है यूएई का, जो स्मार्ट शहर है तबुक प्रांत में, पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा और यह शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर होगा। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। स्पेशल बात इसमें क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन उत्सर्जन है वो जीरो होगा। तो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अगर देखें तो ये सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और नियम का अर्थ क्या है, ये दो शब्दों से बना है। नियो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है नया, और मुस्तकबिल एक अरबी शब्द है जिसका पहला अक्षर म लिया गया है, यानी नियो और म, नियोम, नियो का नियो और मुस्तकबिल में से म। तो इस तरह से ये ग्रीक और अरबी दो शब्दों को मिला के बनाया गया है जिसका अर्थ होता है नया भविष्य। तो ये भी पूछा जा सकता है नियोम का क्या अर्थ है और नियोम शहर किस देश में है, और दुनिया का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर कौन सा है या किस देश में है। इस तरह के बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। बात करें तो इस शहर की 20% जो काम है वो हो चुका है इस प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी सन 2017 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। और यूएई की राजधानी अगर बात करें तो अबू धाबी है, और यूएई का सबसे बड़ा जो शहर है वो दुबई है। नेक्स्ट है जो बाइडन, ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। हाल ही में इसलिए चर्चा में है कि इन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। क्यों स्पेशल है ये, क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया था। लगभग एक वर्ष कंप्लीट हो चुका है। तो एक वर्ष तक किसी ने सोचा नहीं था कि ये युद्ध चलेगा, न ऐसा ही रसिया ने सोचा था। तो इन सब के बीच में यूक्रेन को खुला समर्थन देने के लिए जो बाइडन वहाँ पे पहुँचे हैं। बाइडन ने वहाँ पहुँच के यूक्रेन के लोकतंत्र, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है। और बाइडन ने यूक्रेन के दौरे के कारण रूस ने अमेरिका से परमाणु संधि निलंबित कर दी है। एक्चुअली में ये संधि हुई थी 2010 और 11 में लागू हुई थी, जिसके तहत यह था कि कोई भी देश, जैसे रूस और यूएसए के बीच में ये संधि थी, जिसके तहत ये था कि भी अगर अमेरिका अगर कोई परमाणु परीक्षण करता तो उसकी जानकारी रशिया को देगा, या जैसे कोई भी परमाणु कार्यक्रम पे कार्य करता तो उसकी जानकारी शेयर करेगा। और सेम चीज़ रशिया को भी करनी थी, लेकिन ये चीज़ हाल ही में रशिया ने इस पूरी संधि को ही निलंबित कर दिया, क्योंकि ये जो कदम उठाया है जो बाइडन जो यूक्रेन पहुंचे हैं, इसका विरोध करने के लिए इन्होंने ये संधि निलंबित की है। और ये एकमात्र परमाणु संधि बची हुई थी, बाकी सारी संधियां निलंबित हो चुकी हैं। और बात करें जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। यूक्रेन की राजधानी की अगर बात करें तो कीव, और लगभग एक साल पूरा हो चुका है इन दोनों के युद्ध को। अलग अलग तरह से जैसे यूएनओ वगैरह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कार्य चल रहा है कि कैसे भी करके इस युद्ध को रोका जाए। और चीन भी कहीं ना कहीं रूस का खुल के समर्थन कर रहा है। इधर नाटो और अमेरिका और जो पश्चिमी दुनिया है, यूरोप के ज़्यादातर देश हैं, वो यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी आहट, अगर ये नहीं रुका तो एक बड़े युद्ध में टल सकता है, विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। नेक्स्ट है सिएटल, ये यूएस के वॉशिंगटन राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ये एक बड़ा शहर है जहाँ पे सिएटल मीन्स वॉशिंगटन, जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी यूएस की, वहाँ का एक बड़ा शहर है सिएटल। क्यों चर्चा में, क्योंकि वहाँ पे जातिगत भेदभाव को समाप्त करने वाला पहला अमेरिकी शहर। तो आपको लग रहा होगा इससे पहले क्या कोई भेदभाव करने वाला या समाप्त करने वाला कोई शहर है ही नहीं। वहाँ पे एक्चुअली जो भेदभाव अमेरिका में है वो नस्ल आधारित है। तो ये इसलिए बात स्पेशल है कि जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, सिएटल। वहाँ पे काले और गोरे के आधार पे भेदभाव होता है, यानी वो नस्ल आधारित है। और ये जो भेदभाव समाप्त करने वाली बात चल रही है वो जातिगत भेदभाव। और ऐसा प्रस्ताव किसने रखा, भारतीय मूलवंशी अमरीकी नागरिक है समा सावंत, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव पारित भी हुआ है। इस तरह से सिएटल पहला शहर बन गया जहां से पूर्ण रूप से जातिगत आधार पर जो भेदभाव है उसको समाप्त किया गया है। यूएस में करीब लगभग 45 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और ये प्रस्ताव 1 के मुकाबले 6 मतों से मुहर इस पर लगाई गई है। यूएस में टोटली 50 राज्य हैं,
संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य। नेक्स्ट है अजय बंगा। ये वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनेंगे। इसकी घोषणा हाल ही में जो बाइडेन ने की, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी घोषणा की समर्थन करने के बारे में बात कही है। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। बंगा को 2016 में भारतीय सरकार ने जो है पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और बात करें विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी एक तरीके से, और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए दो संस्थाओं का जन्म हुआ एक तरीके से, वो है IMF और विश्व बैंक। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ये हुआ था। तो अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? अजय बंगा। नेक्स्ट हैं नील मोहन। नील मोहन ये जो हैं यूट्यूब के नए CEO बने हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और यूट्यूब की अगर बात करें तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी कैलिफोर्निया US में। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे फेमस वीडियो देखने का एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स 2023, ये हॉलीवुड में दिया जाने वाला फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा अवार्ड है। हालांकि जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ऑस्कर हैं। तो इसमें इंडिया की एक मूवी है RRR, साउथ इंडस्ट्री की मूवी है ये। इन्होंने 3 अवार्ड जीते हैं सर्वश्रेष्ठ एक्शन की कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ गीत, यानी नाटू नाटू जो गाना है इस मूवी का, उन्होंने अवार्ड जीते हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं वो SS राजामौली हैं। और ये ऑस्कर की रेस में भी ये मूवी शामिल है। नेक्स्ट है ICC महिला T20 विश्व कप 2023। तो इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फाइनल में 19 रन से साउथ अफ्रीका को हराया था। तो ये उप विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया। और फाइनल में जो है प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी बेथ मुनी। ये ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन है। 74 रन इन्होंने बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी एस्ले गार्डनर। ये भी ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर है। इन्होंने 110 रन बनाए और 10 विकेट झटके थे। ऑस्ट्रेलिया की जो कैप्टन है मैग लेनिंग। और बात करें तो इंडिया का जो सफ़र है वो सेमीफाइनल में ख़त्म हो गया था। और T20 विश्व कप जो फीमेल्स हैं उसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इसका पहला जो आयोजन है वो इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ने ही जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कुल 6ठी बार ये खिताब जीता। 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ये आप ध्यान रखें। इस तरह का सवाल बन सकता है यहाँ से, महिला T20 विश्व कप किसने जीता है। नेक्स्ट है दुबई ओपन टेनिस 2023। महिला एकल खिताबी मुकाबला इसमें जो जीता है वो बारबोरा क्रेजिकोवा, चेक गणराज्य की है ये। और इन्होंने नंबर 1 खिलाड़ी हैं ईगा स्वीटेक को हराया है। और दुबई ओपन की जो शुरुआत है 1993 से हुई थी। दुबई ओपन की शुरुआत 1993। तो जो सवाल बनते हैं कि विजेता कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक गणराज्य की है। ऐसे ही सवाल बनते हैं, स्पोर्ट्स के हैं, चाहे किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी हो, कोई अवार्ड हो, और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम। करंट जीके में ये मेन चीज़ें होती हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें और कुछ जो चीज़ें आपको लगे वो आप नोट भी करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप PDF इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों भारत के संदर्भ में। BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के नए CEO बने हैं। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो इसके CEO कौन बने अभी? सुब्रमण्यम। उन्होंने परमेश्वरन अय्यर हैं, उनकी जगह ली है। और बात करें नीति आयोग की दोस्तों, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। पहले इसकी जगह योजना आयोग था। योजना आयोग भी, उसका भी उल्लेख जो है संविधान में नहीं था, और नीति आयोग का उल्लेख भी संविधान में नहीं है। यानी ये जो संस्थाएं हैं वो संविधानेतर संस्थाएं हैं। ध्यान रखना, बहुत सारी गाइड में ऐसी
जिन भी संस्थाओं का उल्लेख संविधान में नहीं है, गैर संवैधानिक उल्लेख आता है, इन शब्द ऐसे मिलते हैं, लेकिन वो शब्द पूरी तरह गलत हैं। तो सही शब्द कौन सा है? संविधानेतर, यानी संविधान से इतर, संविधान के अलावा इन संस्थाओं का सृजन किया गया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष होने श्रीमान नरेंद्र मोदी, पहले अध्यक्ष यही है। जब ये सत्ता में आए थे तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया, कहा कि लोकतांत्रिक संगठन नहीं अभी है, और एक नए संगठन की डिमांड उन्होंने बता के नीति आयोग का गठन किया था। और इसकी जो अभी उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी, ये ध्यान रखिएगा, सुमन के बेरी, ये कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये ध्यान रखना, ये एक नया राजनीतिक दल बना है बिहार में, और इसका गठन किया है उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के पूर्व नेता, केंद्रीय मंत्री। इन्होंने जेडीयू यानी नीतीश कुमार का साथ छोड़ के अपनी एक नया राजनीतिक दल का गठन किया है। इसकी घोषणा इन्होंने 20 फरवरी को की है। बात करें अगर राजनीतिक दल की, तो दोस्तों अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की जो धारा है 29A, इसके तहत जो है इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। यानी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और 30 दिन के भीतर भीतर, अगर बात करें जैसे 1 महीने के भीतर भीतर आपको निर्वाचन आयोग की उसको जानकारी देनी होती है, फिर वो उसका पंजीकरण हो जाता है। और जिस दल से ये अलग हुए हैं, जेडीयू की स्थापना 2003 में हुई थी। जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं वो नीतीश कुमार हैं, बिहार में सीएम भी हैं, और उसका चुनाव चिन्ह तीर है। नेक्स्ट है G20 संस्कृति कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक, यानी G20 का जो सम्मेलन इस साल भारत में होने वाला है, उसके अलग अलग ग्रुप की बैठकें हो रही हैं, क्योंकि इन सब पे फाइनली जब एक तरीके से एक राय हो जाएगी, तो वो उस एजेंडा उस बैठक में रखा जाएगा और सारे लोग इकट्ठे होकर उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बातें हो रही है। तो ये 22 से 25 फरवरी 2023 को हुआ खजुराहो एमपी में। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। बात करें G20 की, तो ये इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मुख्य मंच है। और G20 का जो मुख्यालय है दोस्तों मैक्सिको, कहाँ पे है? मैक्सिको। और इस साल G20 का जो सम्मेलन है वो इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट है शूटिंग विश्व कप 2023। तो इसमें रुद्राक्ष ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका जो आयोजन है वो काहिरा मिस्र में चल रहा है। तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है, रुद्राक्ष का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, निशानेबाज हैं ये। और भारत के कुल 34 निशानेबाज ने अपनी दावेदारी इस विश्व कप में पेश की है। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा ने खेला आखिरी टूर्नामेंट। ये भारत की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, और आखिरी टूर्नामेंट इन्होंने दुबई टेनिस टूर्नामेंट खेला 2023। सबसे सफल भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। लगभग इन्होंने अब तक 8 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं पूरे करियर में। और आखिरी मैच में जो इनके जोड़ीदार थे मेडिसन कीस, यूएसए के हैं मेडिसन कीस, लेकिन इनको आखिरी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम मैच खेला था 2005 में, और इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो इनका भी खेल पूछा जा सकता है, और आखिरी टूर्नामेंट कौन सा था, ये इस तरह से प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट है दिमित्री दिमित्रुक। ये कौन है? ये भारतीय पुरुष और महिला मुक्केबाजी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं हाल ही में। दोनों ही, चाहे मेल और फीमेल दोनों टीमों के कोच नियुक्त हुए हैं ये, और इनको 2 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया इनके साथ में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो अजय सिंह हैं। नेक्स्ट है इंडिया रेटिंग्स 2023-24 में भारत की विकास दर 5.9% रहने का अनुमान जताया है। यानी इंडिया रेटिंग्स जो है एक संस्था है जो वित्तीय वर्ष 23-24, अभी जो चल रहा है वो 22-23 चल रहा है, 31 मार्च से लेके अगले साल की 1 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष कहलाता है।
1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च, यानी जैसे बात करें ये जिसके बारे में, तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में भारत की जो ग्रोथ रेट है, अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ रही है, तो उसका अनुमान इन्होंने बताया है 5.9% रहने का अनुमान बताया। और इसका कम रहने का जो कारण इन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि हीट वेव का असर रहेगा। इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा बताई जा रही है, जिसका असर उत्पादन पे भी पड़ेगा। एनएसओ ने सेम ये चीज़ रखी है सेम ईयर के लिए 7%। तो देखते हैं क्या रहता है, वो तो बात की बात है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि इंडिया रेटिंग्स जो हैं, भारत की विकास दर कितनी बताइए, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। और हाल ही में जो वर्ष चल रहा है, इसकी भी जो वास्तविक आंकड़े हैं कुछ ही टाइम में हमारे सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट है सैली ओबेरॉय। ये कौन है? दिल्ली की मेयर हैं, आम आदमी पार्टी की है ये। और डिप्टी मेयर भी जो है वो आम आदमी पार्टी के ही मोहम्मद इकबाल। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वी सक्सेना। अगर बात करें दिल्ली नगर निगम की, तो कुल 250 वार्ड हैं और एक ही नगर निगम है। पहले उत्तर और दक्षिण करके था, अभी पहले वापस एक बना दिया गया है। और दिल्ली नगर निगम की जो स्थापना सन 1957 में हुई थी। दिल्ली नगर निगम कौन कौन से काम करता है दोस्तों? स्ट्रीट लाइट है, प्राइमरी एजुकेशन है, टोल टैक्स कलेक्शन है, शमशान, जन्म मृत्यु पंजीकरण, डिस्पेंसरी, ड्रेनेज सिस्टम और बाजारों की देखरेख आदि ऐसे काम जो हैं दिल्ली नगर निगम करता है। तो दिल्ली नगर निगम में जो बोर्ड बना वो भी आम आदमी पार्टी का बना है, और दिल्ली में जो सरकार है वो भी आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। सीपीए के पूर्वोत्तर जोन का जो है 19वां सम्मेलन शुरू हो गया है। और सीपीए मीन्स कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, इसका आयोजन गंगटोक में हुआ है, सिक्किम में। इसमें संसद और विधानसभाओं को जन सुलभ बनाने पर जोर दिया है और विधायिका व जनता के बीच में व्यापक संवाद की आवश्यकता बताई गई है। इसमें भाग लिया मुख्य रूप से श्रीमान ओम बिरला और हरिवंश, जो कि राज्यसभा के उपसभापति है। सभापति तो जगदीप धनखड़ हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो उपसभापति हरिवंश ने भी भाग लिया है। और बात करें सिक्किम के मुख्यमंत्री की, तो प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और गंगटोक में ही ये कार्यक्रम हुआ है। नेक्स्ट है आईएनसी का 85वां अधिवेशन, महाअधिवेशन है ये। इससे पहले जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है 84 महाअधिवेशन हो चुके हैं, ये 85वां महाअधिवेशन है। तो ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वहाँ पे। आईएनसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे। आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। और ठीक 100 साल पहले, यानी जो है, यानी 2023 चल रहा है, लेकिन 2024 सेम इस तरह का महाअधिवेशन हुआ था। वहाँ पे महात्मा गांधी ने आईएनसी की एकमात्र जो अधिवेशन था वो भी कोलकाता में कर्नाटक में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो वापस ठीक 100 साल के आसपास वहाँ पे महाअधिवेशन कर्नाटक में संपन्न हो रहा है। नेक्स्ट है केरल पहला राज्य बना जहाँ पे रोबोट करेगा सीवेज की सफाई। केरल के जो सीएम है पिनाराई विजयन, रोबोट के साथ में मशीन में जो है वाटरप्रूफ एचडी विजन कैमरे लगे हैं और सेंसर भी लगा है। और ये मेन हॉल में जो है वो मौजूदा हानिकारक गैसों का पता लगा सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से ये पहला एक प्रयोग है भारत में कि रोबोट के द्वारा जो है सीवेज की सफाई होगी। तो पहला कौन सा राज्य है? केरल। नेक्स्ट हैं ओलाफ सोल्ज, ये जर्मन चांसलर हैं। 2 दिन के भारत दौरे पर आए 25-26 फरवरी 2023। और विशेष बात यह है कि जर्मनी का चांसलर बनने के बाद ये इनकी पहली विदेश यात्रा है जो ये भारत आए। तो कौन है वर्तमान में चांसलर, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। जर्मन चांसलर ने सबसे पहले किस देश की विदेश यात्रा की है, इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है। और द्विपक्षीय मुद्दों पे बात हुई है, दोनों देशों के बीच में रिश्ते ठीक करने पे बातचीत हुई है और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी। अब हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। लक्खी मेला का आयोजन चल रहा है खाटू श्याम जी सीकर में। इसका आयोजन 22 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2023
के बीच में खाटू श्याम जी का जो मेला है वो फाल्गुनी लक्खी मेला कहा जाता है। नॉर्मली ये सवाल आता है कि लक्खी मेला का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है, खाटू श्याम जी, और कौन से मंथ में पड़ता है, फाल्गुन मंथ में। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सुपोषित माँ अभियान। ये अभियान हाल ही में इसलिए चर्चा में, हालांकि ये पुराना अभियान है, इस पर हम चर्चा करते हैं, और अभी चर्चा में क्यों है इसकी भी हम बात करेंगे। तो अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे एक प्रेरक पहल बताकर इसकी सराहना की इन्होंने, तो इसीलिए ये इसका प्रश्न बन सकता है। एक बार फिर से सुर्खियां बटोर आए तो सुपोषित माँ अभियान लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में इसे चलाया था 29 फरवरी 2020 को। इसका शुभारंभ किया था तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, और इसके तहत क्या हुआ था कि महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच और उनको पोषण किट वितरित किए गए थे, और एक तरीके से ये पोषण की कमी को दूर करना और पोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना इसका मूल मकसद था। तो ये किसने चलाया था, श्रीमान ओम बिरला ने, अपने संसदीय क्षेत्र में, यानी पूरे राजस्थान में नहीं है। इस तरह से ये भी सवाल आ सकता है कि सुपोषित माँ अभियान राजस्थान के किस क्षेत्र में चल रहा है या कहाँ पे चलाया गया। तो स्पेशली आपको 4 डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग दे दे तो वहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है सुषमा। ये हाल ही में इसलिए चर्चा में क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनका जिक्र किया है और बड़ी सराहना की है इनकी भी। तो ये एनडीआरएफ की हेड कांस्टेबल हैं, सोलाना गांव झुंझुनू की है ये, और अभी हाल ही में इन्होंने ऑपरेशन दोस्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑपरेशन दोस्त क्या है, अभी तुर्की और सीरिया में आपको बताओ तो भूकंप आया था, तो भारत ने एक दोस्त होने के नाते एक ऑपरेशन चलाया जिसमें राहत और स्वास्थ्य और खाद्य सामग्री वहाँ पे भेजी गई, और हमारी एक एनडीआरएफ की टीम गई जहाँ पे उन लोगों ने हेल्प की थी। तो इस टीम में एक एक्टिव मेंबर कौन थी, सुषमा। तो ये राजस्थान की है बेसिकली, तो यहाँ पे ऐसा सवाल बन सकता है। और ऑपरेशन दोस्त ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। एनडीआरएफ की अगर बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, और भारत में अगर बात करें तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बना और लागू हुआ, और 2006 में जो है वो एनडीआरएफ का गठन हुआ था। नेक्स्ट हैं ताराचंद मीणा। ये उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं और राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र ने हाल ही में इन्हें धन्यवाद बैज देकर सम्मानित किया, यानी एक तरीके से इनको सम्मानित किया गया है। किस काम के लिए, जो 18वीं जम्बूरी का जो आयोजन था पाली के रोहट क्षेत्र में 4 से 10 जनवरी के मध्य, तो उसमें इन्होंने विशेष योगदान दिया था इसके आयोजन में, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ताराचंद मीणा किस जिला के जिला कलेक्टर जिनको जम्बूरी के लिए सम्मानित किया गया है। और बात करें अगर जम स्काउट एंड गाइड की, तो स्टेट चीफ कमिश्नर स्काउट एंड गाइड राजस्थान में निरंजन आर्य हैं, और राजस्थान में इसका पहली बार जम्बूरी का आयोजन हुआ था 1956 में, दूसरी बार अभी 2023 में। पहली बार जयपुर में हुआ था, दूसरा पाली में। और बात करते हैं आखिरी बिंदु पे, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इसका जो आयोजन है वो बीकानेर कर्णी सिंह स्टेडियम में, ये 14वां संस्करण है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक इसका आयोजन 2023 में 9 दिवसीय है ये, और लगभग देश भर से यहाँ से 1000 से अधिक कलाकार यहाँ पे भाग लेंगे। और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, इसका जो उद्घाटन है राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र ने किया था। और ये किस विभाग का मंत्रालय नाम से स्पष्ट है, संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख महोत्सव है। इसका मूल उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना और उसको लोकप्रिय बनाना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण सहित आपको बताने का प्रयास है एक। तो आप जो भी चीज़ें आपको लगे नोट भी कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको PDF भी आपको आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।